एक बार प्रेम से बोलिए इकोनॉमिक्स महाराज की जय। तो जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स का छठा चैप्टर यानी कि वैश्वीकरण, और इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड के परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन इसी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। आपको हम बता देना चाहते हैं कि ये जो है वैश्वीकरण समझ जो है जितना भी यानी कि क्वेश्चन इस चैप्टर में दिए गए हैं ये सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन और सोल्यूशन नहीं कराएंगे, इसके साथ साथ जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं बोर्ड परीक्षा द्वारा वो सब भी इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे, यानी कि आपको साथ साथ बताते चलेंगे। तो आपने अगर इस थंबनेल पे क्लिक किया है और साथ ही इस वीडियो को देखना प्रारंभ किए हैं तो आप हमसे कुछ ना कुछ उम्मीद लगा करके ही यहां पे आए हैं। तो जी हां, हम ही हैं झकास बाबा, आपके उम्मीद पर जो है हमेशा उतरे रहेंगे। कहने का मतलब है आपको निराश नहीं करेंगे। तो चलिए यहां पे शुरू से लेकर के देखते हैं अंत तक वीडियो को। शुरुआत करते हैं एक नंबर क्वेश्चन के साथ। यहां पे लिखा हुआ है वैश्वीकरण ने देशों को किया है। वैश्वीकरण ने देशों को क्या किया है? कहने का तात्पर्य है कि एक देश जो है दूसरे देश के क्या हुए हैं, कुछ दूर गए हैं या फिर अति दूर गए हैं या फिर दूर गए हैं या फिर करीब आए हैं। तो यहाँ पे चार विकल्प आपके सामने मौजूद है। तो सबसे पहले हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिर वैश्वीकरण है क्या। ठीक है, तो इसकी चर्चा तो हम लोग आगे करेंगे ही, लेकिन फिलहाल में इसको इतना बहुत समझ लीजिए कि वैश्वीकरण जो है वो एक देश को दूसरे देश के व्यापार के मामले में जोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं भारत का, किसका बात करते हैं जी? भारत का बात करते हैं। और एक बात कर लेते हैं हम लोग रूस का, यानी कि रसिया का यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो भारत में जितने भी उत्पाद है, वैश्वीकरण अगर हुआ है दोनों देशों का, ध्यान रखिए, तो भारत के जितने भी उत्पाद है वो रूस में बेचे जा सकते हैं और रूस में जितने भी उत्पाद हुए हैं, ध्यान रखिएगा, वो सब के सब उत्पाद जो है भारत में भी बेचे जा सकते हैं। तो ये वैश्वीकरण जो है, ध्यान रखिएगा, एक देश को दूसरे देश के व्यापारिक मामलों में क्या करता है जी? करीब करता है। यानी कि आपका जो है विकल्प बी बिल्कुल सत्य है, सही है। तो यहां पे अब चलते हैं 2 नंबर सवाल पे। अभी इसके बारे में फैक्ट खत्म हुए नहीं है, आगे चैप्टर में चर्चा करते रहेंगे, बने रहिए इस वीडियो में, कहीं जाना नहीं है। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे उदारीकरण प्रतिबंधों को हटाती है। तो सबसे पहले समझिए कि उदारीकरण है क्या। तो उदारीकरण जो है, ध्यान रखिएगा, ये जो है उदारीकरण प्रतिबंध से जो है मुक्त कराता है। ध्यान रखिएगा, उदारीकरण जो है प्रतिबंध से मुक्त कराता है। ये उदारीकरण का ही डिफिनेशन है, समझिए ध्यान से। तो उदारीकरण जो है जितने भी प्रतिबंध लगे होते हैं, किन मामलों में जी? व्यापारिक मामलों में ही प्रतिबंध का यहाँ पे बात हो रहा है। ठीक है, अगर उसमें कोई प्रतिबंध लगा हुआ है तो उनमें कुछ छूट दी जाती है या फिर डायरेक्ट उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, तो उसी प्रक्रिया को हम लोग उदारीकरण के नाम से जानते हैं। तो पूछ रहा है कि उदारीकरण जब लागू होता है तो कैसे कैसे प्रतिबंध को हटाया जाता है। तो आप लोग के पास यहाँ पे ऑप्शन दिया है परमिट संबंधित, चाहे यहाँ पे लाइसेंस संबंधी या फिर कोटा संबंधी, और यहाँ पे उपयुक्त तीनों। तो आप लोग यहाँ पे कौन से विकल्प को सही मानेंगे? तो हम आपसे पहले पूछते हैं कि परमिट है क्या। तो आप लोग ट्रकवा के देखिएगा ना, यानी कि सामने ही लिखा होता है ऑल इंडिया परमिट लिखा होता है। क्या लिखा होता है जी? ऑल इंडिया परमिट लिखा होता है। यानी कि उस ट्रक को, ध्यान रखिएगा, उस ट्रक को कुछ नियमों के तहत जो है, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में, भारत के ही एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की आजादी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो वो ऑल इंडिया परमिट के नाम से वहां पे लिखा रहता है। ध्यान रखिएगा कि वो एक राज्य से दूसरे राज्य में आसानी से जा चुका है, जा सकता है, यानी कि उसको परमिट मिल चुका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो ये जो है परमिट संबंधी जो है छूट को हटा देता है उदारीकरण। ध्यान रखिएगा, तो अब यहाँ पर समझते हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लाइसेंस क्या चीज जी? लाइसेंस भी आप लोग बहुत सारी चीजों का सुनेंगे, जैसे ऑर्केस्ट्रा ही पहले जो है आप लोग शायद पता नहीं उस समय जानते हो कि नहीं जानते होंगे, लेकिन लाइसेंस का पूरा जिक्र होता था बिहार में जब ऑर्केस्ट्रा आता था। तो ठीक है कि यहाँ पे फलाने जगह ऑर्केस्ट्रा आया हुआ है, अब बिना लाइसेंस का होता था तो हमेशा डर रहता था कभी पुलिस ना आ जाए। ठीक है, तो ऐसा स्थिति बनने की देखने को मिलता था। तो वो लाइसेंस जिसके पास होता था वो आराम से एकदम सीना तान के नचवाता था, और जिसके पास लाइसेंस नहीं होता था वो जो है मैंने क्या करता था, डर के नचवाता था। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि लाइसेंस संबंधी भी छूट व्यापारिक मामलों में दिए गए हैं। ठीक है, तो वो लाइसेंस व्यापार के मामले में जो मिलते हैं उसमें भी छूट दिए गए हैं। किसके कारण जी? उदारीकरण के कारण। तो ये भी ऑप्शन जो है सही हो सकता है, ये भी ऑप्शन सही हो सकता है। यहाँ पे कोटा संबंधित, जी हाँ, कोटा में भी क्या चीज दिया गया जी? छूट दिया गया है। इसका मतलब देख रहे हैं कि तीनों में जो है छूट दिया गया। तो क्या कहेंगे जी? यहाँ पे उपयुक्त तीनों, यानी कि ऑप्शन डी को हमें सही टिक आउट करना पड़ेगा, रंगना पड़ेगा, और उसके बाद क्या करेंगे जी? हम लोग आगे बढ़ेंगे तीसरे नंबर
नंबर क्वेश्चन के साथ। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से समझोगे और आगे भी ऐसे ही आपको प्यार से, दुलार से, पुचकार करके आपको पढ़ाते रहेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में, जाना कहीं नहीं है। यहां पे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा जी, आर्थिक सुधार लागू हुआ था। तो यही आर्थिक सुधार के बारे में आपको हम बता रहे हैं। ध्यान रखिए, आर्थिक सुधार जो है वो वर्ष 1991 में लागू हुआ था। आर्थिक सुधार जो है वर्ष 1991 में लागू हुआ था और आर्थिक सुधार के तहत एलपीजी की नीति लाई गई थी। अब जी हाँ, आपको हम बताना चाहते हैं कि एलपीजी है वो केमिस्ट्री वाला एलपीजी नहीं है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस वाला नहीं है। इसका जो है मतलब कुछ और होता है। बाबू आप लोग अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, यानी कि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, और इकोनॉमिक्स में जो है इसका मतलब थोड़ा सा अलग होता है। क्या अलग होता है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे एल का जो है मतलब होता है वो लिबरलाइजेशन होता है। क्या होता है जी, लिबरलाइजेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका थोड़ा सा स्पेलिंग आप लोग बढ़िया से याद रखिएगा, ज्यादा फायदा करेगा। और पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन। क्या होता है जी, प्राइवेटाइजेशन होता है। तो आप लोग इसका भी स्पेलिंग थोड़ा सा बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ज्यादा फायदा में रहेंगे। जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का भी आप लोग स्पेलिंग याद रखिएगा। अब थोड़ा सा मीनिंग इसका देख लेते हैं कि आखिर हम लोग हिंदी भाषी आदमी हैं, तो हिंदी भाषा में इन तीनों शब्दों का मतलब क्या होता है। तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण। क्या मतलब होता है जी, उदारीकरण इसका अर्थ होता है, ध्यान रखिएगा। प्राइवेटाइजेशन का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है निजीकरण। क्या होता है जी, निजीकरण होता है, ध्यान रखिएगा। उसका जो ग्लोबलाइजेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं वैश्वीकरण। जी हाँ, इसी का यहाँ पे पहला क्वेश्चन में जो है जिक्र किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आर्थिक सुधार जो लागू हुआ था 1991 में, मैंने कि भारत की बात कर रहा है, भारत में ही लागू हुआ था 1991 में। ठीक है, वैसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि वैश्वीकरण जो चल रहा था वो 3 फेज में चला है। वैश्वीकरण 3 फेज में चला है। कब से कब चला है ये भी आपको हम बताएंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन सब उपलब्ध है, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो भारत जो है वो तीसरे फेज में जो है अपने आप को, मैंने कि वैश्वीकरण की लागू किया था अपने देश में। ठीक है, तो तीसरा फेज जो है 1991 में जो है लागू हुआ था। तीसरा फेज जो है स्टार्ट हुआ था कब जी, 1989 में स्टार्ट हुआ था। वैश्वीकरण होना जो है विश्व में जो है देश वैश्वीकरण को अपने आप को अपना रहे थे, वैश्वीकरण की नीति अपना रहे थे। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग तीसरा फेज कब हुआ था जी, 1989 में होता है। उसके जस्ट 2 साल के बाद, यानी कि दूसरे साल में, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या चीज, आर्थिक सुधार का नियम जो है भारत में भी लागू किया गया, जो कि वर्ष कितना था जी, 1991 था। और इस समय भारत में ये 3 गो नीति को अपनाया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। ठीक है, इसको हम लोग एलपीजी नीति के नाम से भी जानते हैं। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। उदारीकरण के अंतर्गत जो है बहुत सारी चीजों में छूट दिए गए हैं। जैसे आपको अभी 2 नंबर क्वेश्चन में बताए थे कि परमिट संबंधित छूट, या फिर लाइसेंस संबंधित छूट, या फिर कोटा संबंधित छूट, तो ये सब जो है छूट दिए गए हैं उदारीकरण के अंतर्गत। निजीकरण के अंतर्गत जो है, मैंने कि जो कंपनियां हैं, सरकारी कंपनी हो चाहे कोई सब कंपनी हो, ध्यान रखिएगा, उसको निजीकरण करने का जो है प्रयास किया गया था। ये वाला जो है नीति लाया गया था। कहने का मतलब अगर जो है कोई सरकारी कंपनी है, ठीक है, उसको सरकार चाहे तो क्या कर सकते हैं जी, निजीकरण उसका कर सकती है, यानी किसी निजी व्यक्ति के हाथों में सौंप सकती है, या फिर किसी निजी व्यक्ति को स्वामित्व थमा सकती है, यानी कि उसका मालिक जो है कोई निजी व्यक्ति बन सकता है। जी हाँ, आप भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए कि आप लोग नहीं बन सकते हैं, बन सकते हैं, बट आपके पास पूंजी होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आपके पास फिलहाल पूंजी नहीं होगी, और नहीं है पूंजी तो पूंजी बनाने का एकमात्र उपाय है कमाना, और कमाने के लिए पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए थिंक प्लस चैनल उपलब्ध है ना, पढ़ते रहिए। ठीक है, अंत तक झकास बाबा को याद कर ही लेना है। यहाँ पे देखते हैं ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। वैश्वीकरण के अंतर्गत व्यापार से विश्व के कई देशों को जोड़ा गया। ठीक है, यानी कि व्यापार के मामले में एक देश दूसरे देश में जो है मैंने कि जुड़ने लगे, ध्यान रखिएगा, और व्यापार अपना करने लगे। तो ये जो है एलपीजी का नीति जो है भारत ने कब अपनाया था जी, 1991 में अपनाया था, जिसे हम लोग आर्थिक सुधार के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये आर्थिक सुधार जो हुआ था वो भारत का विकास के लिए ही हुआ था 1991 में। ठीक है, और ऐसे आजादी के बाद से कई मैंने काम किए गए हैं जिससे भारत का विकास हो सके। ठीक है, ऐसे ऐसे नीति बार बार लाए गए हैं और भारत का विकास जो है लगातार करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, अब भारत का विकास कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है ये सब कोई जानता है, हमें कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 का जो है आपको ऑप्शन सी मारना है और आगे बढ़ जाना है, दूसरा कुछ आपको जरूरत यहाँ पे सोचने की नहीं है। चौथे नंबर क्वेश्चन पे चले आते हैं। यहाँ पे देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत हद तक अपने लागत मूल्यों में लाती है, यानी
यानी कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है जिनको हम लोग एमएनसी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं जी? एमएनसी के नाम से जानते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा, एमएनसी, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एमएनसी बोलते हैं। एमएनसी का फुल फॉर्म होता है, देखिए, एम का मतलब मल्टी, एन का मतलब नेशनल और सी का मतलब कंपनी होता है। मल्टी नेशनल कंपनी यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी, ठीक है। देखिए ये जो कंपनियां होती है ये बहुत हद तक जो लागत मूल्य होता है, यानी कि जो बनाने में, उत्पाद में जो है, उत्पादन करने में जो खर्चा होता है, ध्यान रखिएगा, उस मूल्य को क्या करती है जी? कमी करती है, उसमें कि वृद्धि करती है, कि बहुत ज्यादा वृद्धि करती है, कि सामान्य तौर पर वृद्धि करती है। तो आप कहेंगे सर ये जो है अपने मूल्य में कटौती करती है, यानी कि कमी करती है। कारण क्या है जी? तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है इनके पास पूंजी ज्यादा होता है। इनके पास पूंजी क्या होता है जी? ज्यादा होता है। अब पूंजी ज्यादा होने की वजह से ये जो है जब कंपनियां स्थापित करते हैं तो बड़े लेवल पर जो है यानी कि उत्पादन करते हैं, बड़े लेवल पर यानी कि बहुत बड़े स्तर पर जो है उत्पादन करते हैं। जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनी एक सैमसंग है, ध्यान रखिएगा, ये सैमसंग जो है एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। और देखिएगा सैमसंग जो मोबाइल होता है, चाहे सैमसंग का कोई भी प्रोडक्ट होता है, बहुत बड़े स्तर पर जो है क्या होता है जी? इसका प्रोडक्शन होता है। और बड़े स्तर पर प्रोडक्शन होने की वजह से, ध्यान रखिए, उत्पादन इसका होने की वजह से, ध्यान रखिएगा, ये जो है क्या होता है जी? बहुत सस्ते दामों में अपने फोन को बेच पाते हैं, ठीक है। अब ये मत कहिए कि फ्लैगशिप फोन सर जी सैमसंग बनाता है, 1-1 लाख रुपए का मोबाइल बनाता है, तो वो सब अलग अलग है, अलग अलग प्राइस का क्राइटेरिया है। लेकिन थोड़ा सा मेरे बात को समझने का प्रयास कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए क्या होता है, ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है ये सब क्या करती है जी? आपको जो है मैंने मशीन का प्रयोग करके जो है कोई भी उत्पादन जो है करती है, यानी कि ये जो है मशीन का उपयोग करती है। किसका उपयोग करती है जी? मशीन का। मुझे मेरे ख्याल से मशीन गलत लिख दिए, तलब बेस से लिखाएगा, जी हाँ, मशीन का जो है उपयोग करती है, ठीक है। बहुराष्ट्रीय जो कंपनी होती है वो अधिकतर कैसे का उपयोग करती है जी? मशीन का उपयोग करती है। और ये मशीन जो होता है वो 10 गो, 15 गो, 50 गो व्यक्ति के बराबर अकेले काम कर देता है, ध्यान रखिए। और ऐसी स्थिति में जो है कंपनी को जो है कॉस्ट में बचत हो जाती है, यानी कि लागत में बचत होती है। तो इस तरह से बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या करती है जी? अपने उत्पादन में क्या करती है जी? कुछ उत्पादन में कर लागत मूल्य में क्या करती है जी? कमी ला लेती है, क्योंकि उनके पास जो है पूंजी ज्यादा होने की वजह से वो जो है मशीनों का प्रयोग करते हैं। और मशीन जो होते हैं वो माने कि देखिए एक मशीन जो है कई व्यक्तियों के जो है काम को संभालते हैं। जैसे मैं आपको जेसीबी का आपने नाम जरूर सुना होगा, ठीक है। जेसीबी होता क्या है तो आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि एक जैसे पोखड़ा खोदना है, पोखड़ा मतलब क्या चीज जी? क्या बोलते हैं उसको? पोखरा को तालाब बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो तालाब अगर आपको खोदना है, ध्यान रखिएगा, तो अगर आदमी भी रहेंगे तो हो सकता है कि 20 को 25 को आदमी लगे तो क्या होगा जी? एक दिन में जो है पोखरा खोनाएगा। अब वहीं जेसीबी क्या करेगा जी? आएगा 2 घंटे में 3 घंटे में खोद के चला जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि 20-25 आदमी का जो है जॉब खा गया। एक अकेला मशीन जो जेसीबी के नाम से प्रचलित है वो 20-25 आदमी का जॉब का किया जी? एक मैंने अकेला ही खा गया, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा कि उसका जो है पैसा बच जाएगा। अगर आदमी से खोदवाएंगे क्या होगा जी? तो ये जो है ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। वहीं जेसीबी मशीन से खोदवा देंगे तो क्या होगा जी? एक कम खर्चा लगेगा। तो इस तरह से जो है माने कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है वो क्या करती है जी? मशीन का जो है प्रयोग करती है उत्पादन करने में। और मशीन का उत्पादन करने में जो प्रयोग करती है तो उसका जो है लागत मूल्य ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चौथा नंबर सवाल जो है बिल्कुल बढ़िया से समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये जो है एमएनसी, इसको याद रखिएगा, मल्टी नेशनल कंपनी, ठीक है। मल्टी घर है, मल्टी नेशनल कंपनी होता है। अब यहाँ पे हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन पे चले आते हैं। क्या कह रहा है 5वें नंबर क्वेश्चन? देखिए, विकसित राष्ट्र यानी कि जो देश जो है विकसित है, जैसे अमेरिका टाइप का देश, ध्यान रखिएगा, वो विकसित राष्ट्र है, श्रम के निर्बाध प्रवाह में उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है। तो जो श्रम का निर्बाध प्रवाह होता है, श्रम यानी कि लेबर का, ध्यान रखिएगा, ठीक है, लेबर का जो निर्बाध प्रवाह होता है उसमें क्या उत्पन्न करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, विकसित राष्ट्र जो है उसको बाधा उत्पन्न करते हैं। उसमें क्या उत्पन्न करते हैं जी? बाधा उत्पन्न करते हैं, यानी कि श्रम का प्रवाह होने से क्या करते हैं जी? वो रोकने का प्रयास करते हैं, ध्यान रखिएगा। अब कैसे रोकते हैं? तो डायरेक्टली नहीं कहते हैं रोकने के, डायरेक्टली नहीं रोकते हैं, लेकिन इनके माने कि प्रभाव से जो है इस श्रम का प्रवाह जो है यानी कि हल्का बहुत प्रभावित तो होता है, यानी कि बाधा उत्पन्न तो होता है। इस बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे समझते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि भारत सरकार ने निजीकरण की नीति अपनाई थी। तो आपको हमने बताया था कि भारत सरकार ने निजीकरण की नीति हो या फिर उदारीकरण का नीति हो या फिर वैश्वीकरण की नीति हो, तीनों का तीनों नीति सन 1991 में ही अपनाया गया था।
ठीक है। तो भारत सरकार ने जो निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन का जो नीति है वो कब अपनाया था जी? 1991 में अपनाया था। इस बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बात समझ में जरूर आया होगा। यहाँ पे 7वें नंबर क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी कि निम्नांकित में निवेश की सुविधा नहीं है। तो इसमें से कौन जो है जिसमें निवेश की सुविधा नहीं है? ठीक है, देखिए अगर आप भूमि पर खर्चा करते हैं तो ये जो है आपका एक पूंजी का काम करेगा, यानी कि निवेश इस पे करेंगे। ठीक है, ये मशीन पर अगर खर्चा करते हैं तो ये भी पूंजी की तरह काम करेगा, यानी कि ये भी क्या चीज निवेश का एक माने कि साधन है। ध्यान रखिए, भवन भी आपका जो है निवेश ही है एक तरह से। अगर भवन निर्माण वगैरह करते हैं तो वो भी निवेश ही है। ठीक है, लेकिन बिजली बिल जमा करते हैं तो ये सामान्य तौर पर जो है निवेश में नहीं काउंट किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन जो है यहाँ पे ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या ऑप्शन टिक आउट कीजिएगा जी? ऑप्शन ए। भाई सब जो है यहाँ पे ऑप्शन नहीं सही है। ठीक है, तो 7 नंबर का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें निवेश की सुविधा नहीं है। किसमें जी? बिजली बिल में। बिजली बिल में निवेश की सुविधा नहीं है। अब यहां पर समझते हैं 8 नंबर, विदेशी निवेश का उद्देश्य होता है। तो विदेशी निवेश का जो उद्देश्य क्या होता है? अगर विदेश से कोई जो है व्यक्ति निवेश कर रहा है भारत में, ठीक है, जैसे मान चले कि एप्पल ही कंपनी है एक, ध्यान रखिएगा, और एप्पल कंपनी जो है भारत में निवेश करती है, यानी कि भारत में अपना जो है उत्पादन करने के लिए एक फैक्ट्री को जो है यहाँ पे लगाती है, भारत में स्थापित करती है अपने फैक्ट्री को, कि हम अब भारत में जो है आईफोन को क्या करेंगे जी? बनाएंगे, यानी कि मेड इन इंडिया कर देंगे। ध्यान रखिएगा, आईफोन को। ठीक है, और हो भी रहा है, भारत में जो है मैन्युफैक्चर हो रहा है एप्पल का मोबाइल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है विदेशी निवेश जो है कब होगा? ध्यान रखिएगा, विदेशी निवेश कब होगा? जब इस कंपनी को यहाँ पे लाभ दिखाई देगा। और आप सभी लोगों को पता है कि भारत जो है विश्व में जनसंख्या के दृष्टिकोण से, अभी तो अगर मैंने क्या चीज गणना तो हुआ नहीं है, लेकिन अगर गणना होगा तो मेरा उम्मीद यही है कि भारत जो है विश्व का नंबर 1 जनसंख्या वाला देश हो जाएगा। ठीक है, तो विश्व का नंबर 1 जनसंख्या वाला, यानी कि दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या अगर है तो भारत में है। तो भाई मोबाइल भी कहां पे बिक रहा है आज के डेट में? भारत में बिक रहा है। और आप लोग देख ही रहे कि एप्पल कंपनी का जो मोबाइल है उसका क्रेज कितना है, मैंने कि कितना भी दाम का लॉन्च कर दे लेकिन लोग आईफोन खरीदना चाह रहे हैं, तो चाह रहे हैं, और आईफोन बिक भी रहा है इंडिया में। तो इस चीज को देखते हुए आईफोन यानी कि एप्पल जो कंपनी है, ध्यान रखिएगा, उसने क्या किया जी? भारत में ही अपना माने कि मैन्युफैक्चरिंग जो है स्टार्ट कर दिया। और ऐसा जो है स्थिति कब किया? जब उसको दिखाई दिया कि यहाँ पे लाभ होगा। यानी कि यहाँ पे सिंपल सा बात को समझिए कि विदेशी जो निवेश है वो उसका उद्देश्य जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाना होता है। यानी कोई भी व्यक्ति विदेश से आकर के भारत में अगर निवेश कर रहा है तो वो फायदा कमाना चाहता है। रखिए, तो फायदे के लिए यानी कि लाभ के लिए जो है वो निवेश अपना करता है। तो ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको 8 क्वेश्चन अभी तक समझ में आए होंगे। और जरा सा एक बात बताइए, हम इतना बकवास नहीं करते हैं, थोड़ा थोड़ा जो है बकवास करते हुए आपको समझाने का प्रयास करते हैं। और 8 क्वेश्चन अभी तक ले समझा दिए। क्या आपको 8 क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हुआ? आप लोग कहेंगे नहीं सर, बिल्कुल नहीं, आपने बहुत अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया है। तो अगर आपको समझ में आया है ना, तो देखिए एक नीचे जो है लाइक का बटन दिया हुआ है, उसको दबाना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी हो जाता है अगर आप मेरे पास पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, अगर नहीं दबाएंगे तो क्या ही कहेंगे जी। ठीक है, लेकिन हाँ पढ़िए जरूर। अभी 8 नंबर तक क्वेश्चन तक पढ़ लिए हैं, तो आगे का भी जितना भी क्वेश्चन है उसको भी अच्छे ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि हो सकता है कि इसी में से क्वेश्चन जो है लड़ जाए। तो क्वेश्चन अगर माने कि आ जाएगा बोर्ड परीक्षा में तो उसको उठा के पटकिए कि नहीं पटकिएगा? पटकिएगा ना। तो पटकने के लिए आपको पढ़ना भी जरूरी है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 9 नंबर सवाल। बहुत ही मस्त सवाल है, एकदम आसान सवाल है। देखते हैं क्या है। कह रहा है कि प्रौद्योगिकीकरण, ठीक है, के विकास से वैश्वीकरण की गति प्रभावित हुई है। ठीक है, यानी कि टेक्नोलॉजी का अगर विकास हो रहा है, टेक्नोलॉजी का, ठीक है, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब जो है बन रहा है, जितना भी टेक्नोलॉजी आ रहा है, ठीक है, नया नया जो है मैंने कि जितना भी मैंने कि मशीन वशीन का बने का आविष्कार हो जाए कि इंसान काम को आसान करते जा रहा है। ठीक है, किया तो सबका विकास से वैश्वीकरण का जो गति है वो तेज हुआ है कि धीमा हुआ है कि सुस्त हुआ है कि मध्यम हुआ है। ठीक है, तो आप लोग एकदम चिल्ला कर कहेंगे सर ये टेक्नोलॉजी आने से जो है पूरा का पूरा विश्व ही क्या हुआ जी, मैंने कि तेज गति से आगे बढ़ रहा है। यानी कि वैश्वीकरण का जो गति है वो क्या हुआ जी, बहुत ज्यादा तेज हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 9 का जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो है गति बहुत अधिक मात्रा में जो है तेजी से जो है माने कि वैश्वीकरण का जो है गति प्रभावित हुआ है। ध्यान रखिएगा बहुत तेज मात्रा में वैश्वीकरण यानी कि देश अपना रहे हैं। यानी कि एक देश का जो है
है यानी कि जो भी यानी कि उत्पादन वगैरह हो रहा है ना जी, चाहे जो भी कंसेप्ट यहाँ पे आइडिया वगैरह आ रहा है वो सब जो है दूसरे देश भी अपना रहे हैं, चाहे दूसरे देश में अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो वो अगला देश अपना रहा है। तो यानी कि इस तरह से आप लोग देखें तो वैश्वीकरण गति का हुआ जी बहुत ही ज्यादा तेज हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे 10वां नंबर सवाल को समझते हैं। WTO, देखिए इसमें WTO ऐसे नहीं लिखा है, ऐसे देखिए WTO ऐसे नहीं लिखा है। तो माने कि विद्यार्थी को क्या करते हैं जी, क्वेश्चन को पढ़ते हैं यानी कि प्रश्न को पढ़ते हैं और प्रश्न को पढ़ने के बाद क्या करते हैं जी, इसको छोड़ देते हैं। बबुआ थोड़ा सा ढंग से पढ़िएगा ना तो आपको जो है ऐसा समझ में आए कि ये वाला बात कर रहा है, WTO बात कर रहा है, और इसका आप लोग मतलब अच्छे से जानते होंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, क्या बोलते हैं हिंदी में, विश्व व्यापार संगठन बोलते हैं, व्यापार संगठन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग जो है इस WTO का जो है फुल फॉर्म जरूर जानते होंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन आप लोग जानते होंगे। लेकिन थोड़ा सा कमेंट कीजिए कि विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था। ठीक है, ये कब स्थापित हुआ था विश्व व्यापार संगठन। अगर आप लोग कमेंट करने में सक्षम होते हैं तो आपके कमेंट को हमें प्यारा सा हृदय वाला यानी कि हार्ट वाला लाइक देंगे। ठीक है, तो एकदम लाइक अगर आपको पाना है तो जरूर कमेंट कीजिए कि विश्व व्यापार संगठन का जो है मैंने कहा गठन इतना ईस्वी में हुआ था। आप जो है लिख करके जरूर कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। तब तक आगे बढ़ते हैं 11 नंबर सवाल पे। ठीक है, अच्छा इसका आंसर हम भी बताएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, हम बताएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे। आगे हम तब तक पढ़ाते हैं, तब तक आप लोग कमेंट कीजिए। यहाँ पे देखते हैं 11 नंबर सवाल क्या कहते हैं जी। 11 नंबर सवाल देखिए, आज के पहले आय वैश्वीकरण का दौर का वर्ष था। ठीक है, यानी कि आज के पहले आय वैश्वीकरण का जो दौर था वो कब का था, ध्यान रखिएगा। तो हमने याद कीजिए कि शुरुआत में जो है 2-3 नंबर सवाल पे जो ध्यान रखिएगा, आपको हमने बताया था कि वैश्वीकरण जो है 3 फेज में आया हुआ है। कितना फेज में आया है जी, 3 फेज में आया है। तो अब टाइम आ गया है कि उसकी चर्चा थोड़ा सा कर ही लिया जाए। ठीक है, तो देखिए पहला जो फेज आया था यानी कि फर्स्ट जो फेज आया था, ध्यान रखिएगा, वो जो शुरू हुआ था 1870 से 1914 तक चला था। ठीक है, इस समय जो है खूब भर भर के जो है अलग अलग देशों ने वैश्वीकरण की नीति को अपनाया था। उसके बाद देखिए सेकंड फेज आया था। कौन सा फेज आया था जी, सेकंड फेज आया था, और ये जो है चला था 1944 से 1971 तक चला था, ध्यान रखिए। उसको जो थर्ड फेज आया, ध्यान रखिए, थर्ड फेज ये कब चला था जी, 1989 से अभी तक ले जो है, ध्यान रखिए, टिल नाउ अभी तक ले माने कि ये जो है माने कि तीसरा फेज चल रहा है। और इसी के देखिए तीसरा फेज में ही यानी कि वर्ष 1991 में भारत ने भी वैश्वीकरण की नीति को अपनाया था। ठीक है, ये कब नीति अपनाया था जी, भारत ने 1991 में अपनाया था, जो कि तीसरा फेज है वैश्वीकरण का। ठीक है, तो वैश्वीकरण जो है अभी तक 3 फेजेज में हुआ है। ठीक है, पहला जो शुरुआत का फेज चला था वो 1870 से 1914 तक चला था। ठीक है, दूसरा वाला जो फेज है ध्यान रखिएगा वो 1944 से 1971 तक चला था, और तीसरा वाला जो फेज है 1989 से अभी तक ले जो है चलते आ रहा है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे देश जो है क्या करते हैं जी, वैश्वीकरण की नीति को अपना रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1870 से 1914। ठीक है, 1870 से 1914 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये वाला जो है ऑप्शन बिल्कुल सही आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा। यहाँ पे 11 का जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको हम समझाने में कामयाब हो रहे हैं। यहाँ पे 12 नंबर सवाल देख लीजिए, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव बिहार में पड़ा है। यानी कि वैश्वीकरण का जो नकारात्मक प्रभाव यानी कि निगेटिव जो इफेक्ट है, ध्यान रखिएगा, वो बिहार में क्या पड़ा है, कम पड़ा है या फिर सामान्य रहा है या फिर ज्यादा प्रभाव पड़ा है। नकारात्मक निगेटिव जो प्रभाव है यानी कि इसके विकास जो है, बिहार का जो विकास है वो माइनस में गया है कि प्लस में गया है कि एकदम न्यूट्रल रहा है वैश्वीकरण के वजह से। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बिहार में अपेक्षाकृत कम जो है प्रभाव पड़ा है निगेटिव वाला, ध्यान रखिएगा। निगेटिव प्रभाव बिहार में क्या पड़ा जी, थोड़ा सा कम पड़ा है, और इसके पीछे का कारण भी यही है। आप लोग मान लीजिए कि देखिए ये जो है बिहार के अधिकांश जो जनसंख्या होते हैं बिहार में कमाते ही नहीं है, बिहार से अलग राज्यों में जाते हैं कमाने के लिए। ठीक है, और अलग राज्यों में अगर जाते हैं कमाने के लिए, ठीक है, तो वहां का जो है ध्यान रखिएगा, वहां पे जो है माने कि अच्छा खासा पूंजी जो है माने कि वहां पे निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब बिहार में वहीं जो है थोड़ा सा कम पूंजी निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बिहार में जो है उद्योग धंधे भी नहीं है, आप लोग को ये बात पता है। ठीक है, तो इस वजह से आप लोग देखें तो काची नकारात्मक प्रभाव जो है यहाँ पे थोड़ा सा कम देखने को मिला हुआ है। ठीक है, अब इस बात को सब्जेक्टिव में थोड़ा सा बढ़िया से समझाएंगे, तब तक ले आप लोग इसको अभी याद रखिए कि वैश्वीकरण जो था उसके वजह से बिहार में जो है नकारात्मक प्रभाव बहुत ही कम या फिर अपेक्षाकृत कम आनी है, यानी अन्य राज्यों के मुकाबले जो है
है कम पड़ा है बिहार में। ठीक है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे सब्जेक्टिव में। इंतजार करते रहना है, प्लेलिस्ट को देखते रहना है कि कब प्लेलिस्ट में जो है इकोनॉमिक्स का जो है आ रहा है सब्जेक्टिव वीडियो। ठीक है, देखते रहिए, एकदम सब्जेक्टिव वीडियो का भी सीरीज जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा तो हो जाएगा। ठीक है, बस आप लोग मेरे से उम्मीद रखिए और हम आपके उम्मीदों पर उतरते रहेंगे। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी तो बनता है ना, तभी तो आप लोग हमेशा मेरे वीडियोस को देख पाइएगा। तो देखिए ना, सब्सक्राइब का बटन दिया होगा, दबा दीजिए उसको बढ़िया से। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 13 नंबर, भारत में आर्थिक सुधार आरंभ हुआ था। तो ये आप सभी लोग चिल्ला चिल्ला करके आपके अंतरात्मा से आवाज आ रही होगी कि सर 1951 पर 91 जो है टिक आउट करके आगे बढ़िए सर। इस सवाल को हमें समझना नहीं है, अब बहुत समझा दिए हैं। ठीक है, तो 13 नंबर का जो है आप लोग आंसर याद कर लीजिएगा। 1991 इस समय जो है आर्थिक सुधार का जो है आरंभ किया गया था और इसी समय एलपीजी की नीति यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का जो है नीति लाया गया था। हिंदी में क्या बोलेंगे, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का नीति जो है लाया गया था आर्थिक सुधार के अंतर्गत। तो अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं 14 नंबर सवाल। ठीक है, कह रहा है कि बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, बाजार व्यवस्था का क्या है जी, महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, तो बाजार व्यवस्था का कौन सा महत्वपूर्ण अंग है? ठीक है, देखिए क्या संपत्ति है? तो आप लोग नहीं सर, बाजार में संपत्ति की खास जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जरूरत तब पड़ेगी जब बाजार में सामान बिकेगा। क्या ब्याज की जरूरत है? नहीं, ब्याज की भी जरूरत नहीं है। जमीन की जरूरत है? नहीं, जमीन तो एकदम लिमिटेड है, जो पड़ा है तो पड़ा है, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो है महत्वपूर्ण अंग क्या है जी, तो ध्यान रखिएगा उपभोग। क्या चाहिए जी, उपभोग। अगर बाजार है, ठीक है, अगर वहां पे सामान कोई खरीदने वाला ही नहीं है, जैसे मान चलो कि समोसा छान के रखते हैं एकदम होटल में अपने, ठीक है, एकदम झकास होटल खरीदे मैंने कि खोले हुए हैं, ठीक है, और उस झकास होटल में हमने क्या किया जी, समोसा छान के रखा और समोसा छान के रखने का जो है कोई खरीदने वाला व्यक्ति ही नहीं है। ठीक है, यानी कि उपभोक्ता ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे स्थिति में क्या वहां पे बाजार जो है चल पाएगा? तो आप लोग कहेंगे नहीं सर, बाजार चल ही नहीं पाएगा। ठीक है, अगर मान लो कपड़ा बेचना है, कपड़ा पहनने वाला कोई व्यक्ति, कपड़ा पहनने वाला व्यक्ति नहीं होगा, कैसे हो सकता है जो ऐसा, हम गलत एग्जाम्पल दे दिए शायद। ठीक है, कपड़ा सब कोई पहनता है कि ना जी। तो अब यहाँ पर समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि अगर मान लीजिए कपड़ा का जो है दुकान कर लिए, एग्जाम्पल हटाइए, ठीक है ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। मान चलते हैं कि चावल का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अब चावल का जो है मैंने की दुकान की, राशन का दुकान की, ठीक है, और राशन का दुकान जो है ध्यान रखिएगा, चालू करने के बाद मान लीजिए कि सब कोई चावल बो दिया अपने अपने खेत में और सब किसी के खेत में जो है चावल बढ़िया से हो गया। अब वैसे स्थिति में जो है मेरे दुकान से चावल तो कोई खरीदेगा नहीं, कौन खाएगा भाई महंगा महंगा चावल? तो फिर क्या होगा, ध्यान रखिएगा, तो फिर जो है वो चावल बिक नहीं पाएगा। तो क्या हम बाजार व्यवस्था को वहां पे लागू कर सकते हैं चावल के मामले में? नहीं लागू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखिएगा उपभोग का होना जरूरी है, यानी कि वहां पे उपभोक्ता का रहना जरूरी है। इसलिए बाजार व्यवस्था में उपभोग सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर ये है तो ये सब ऑटोमेटिक जुगाड़ हो जाता है, संपत्ति भी, ब्याज भी, जमीन भी, सब जुगाड़ हो जाता है यार। तो बस इतना मत समझ लीजिए कि बाजार व्यवस्था का जो है महत्वपूर्ण अंग उपभोग है, यानी कि वहां के रहने वाले उपभोक्ता हैं। ध्यान रखिएगा, उपभोक्ता होंगे तो बाजार होगा, उपभोक्ता नहीं होंगे तो बाजार नहीं होगा। अब कौन ऐसे मॉल खरीद मैंने खोल खोल के बैठेगा जी, कोई खैर मैंने खोल के बैठेगा जब ग्राहक ही ना हो वहां पे? तो नहीं ना। अब देखें चेवड़ा में कोई दुकान होता है क्या? नहीं होता है, कैसे वहां पे खरीदने के लिए कोई नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे समझते हैं 15 नंबर, उत्पादन संबंधी सारी क्रियाएं निर्भर करती है। तो उत्पादन का जो संबंध जो है, उत्पादन से संबंधित जितना भी क्रियाएं होती है वो सब किस पर निर्भर करती है? तो आपको हमने बताया कि भाई उपभोक्ता पर निर्भर करती है। उपभोक्ता होंगे तो उत्पादन होगा। जैसे मान के चलिए कि आप लोग पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं मेरे पास, ठीक है, तो मेरे चैनल से अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तभी तो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अगर हम वीडियो अपलोड करते कोई देखने वाला ही नहीं होता, ठीक है, अब यहाँ पे कोई देखने वाला होता ही नहीं, तो क्या होता? क्या हम वीडियो अपलोड कर पाते? नहीं करते, क्योंकि इससे कोई हमको इनकम ही नहीं होता। इनकम तो तभी होगा ना जब आप सभी लोग देखेंगे। तो इसी बात पर जो है अपने अपने दोस्त को भी बुला कर दिखवाइए इस वीडियो को। देखिए कितना बढ़िया हम एग्जांपल दे रहे हैं, इतना बढ़िया एग्जांपल कहाँ मिलेगा जी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए, उपभोक्ता पर जो है ध्यान रखिएगा, उत्पादन संबंधी सारी क्रियाएं निर्भर करती है, यानी कि उपभोक्ता की जरूरत को पूरा करने के लिए ही उत्पादन किए जाते हैं। यानी कि उत्पादन उसी बेसिस पे किए जाते हैं जब उपभोक्ता डिमांड करता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए आपको एसी की जरूरत है, तो आप जरूर जो है एसी उत्पादन करने वाले कोई ना कोई व्यक्ति को देख लेंगे। अगर नहीं देख पाते हैं ध्यान रखिएगा, और एसी की जो है मार्केट में ज्यादा है,
तो आप खुद से उत्पादन करना शुरू करिए, क्योंकि ये बिजनेस जो है अच्छा खासा ग्रो कर जाएगा, क्योंकि इसका जो है माने कि एसी बनाने वाला कंपनी नहीं है, ठीक है, या फिर है तो बहुत कम है, या फिर बहुत महंगा बेच रहा है। अगर आप जो है उसको सस्ता बना सकते हैं तो बेचिए, आपका जो है एसी ज्यादा बिकेगा, यानी कि आपका जो है ग्रोथ हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, उत्पादन तभी होता है जब उपभोक्ता उसके होते हैं। ध्यान रखिएगा, जब उपभोक्ता होंगे तो उत्पादन होगा, यानी कि आप लोग समझ पा रहे हैं, यहाँ पे दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, यानी कि 15 नंबर का जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। 16 नंबर देख लेते हैं, भारत सदस्य नहीं है। किसका सदस्य नहीं है जी? तो भारत जो है ओपेक का सदस्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ओपेक का जो है हम लोग लिखते हैं इसे OPEC लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, OPEC लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये ओपेक का जो फुल फॉर्म होता है आप लोग को हम बताते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, क्या फुल फॉर्म होता है जी? ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑफ द पेट्रोलियम, क्या होता है जी? एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, देखिए एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, एक्सपोर्टिंग कैसे स्पेलिंग होगा जी? काउंट्रीज, पता नहीं क्या होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, कहने का मतलब जो है यहाँ पे क्या चीज, जितने भी पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करते हैं वैसे देशों का ही ग्रुप है ओपेक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ओपेक के अंतर्गत जो है भारत जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि भारत जो है तेलों का निर्यात नहीं करता है बल्कि आयात करता है, इस बारे में ध्यान रखिएगा। तो भारत जो है इसका सदस्य नहीं है, लेकिन WTO का है। WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्या होता है जी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसका स्थापना कब किया गया था? कमेंट किए कि नहीं किए? नहीं किए? क्या कर रहे हैं यार, कीजिए ना कमेंट, हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। इसका आंसर हम देंगे, ऐसा बात नहीं कि नहीं देंगे, बस आप लोग पहले कमेंट तो कीजिए कि WTO का जो स्थापना कब हुआ था। ध्यान रखिएगा, इस WTO के अंतर्गत ध्यान रखिएगा, आज के डेट में किताब के अनुसार, आपके किताब का जो दिया है ना जी, उसके अनुसार जो है 149 देश जो है इस WTO के सदस्य हैं, जिसमें से भारत भी शामिल है, यानी कि भारत भी WTO का सदस्य है। विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो है संगठन है, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था? जल्दी से कमेंट कीजिए, आगे हम बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लेकिन पहले इसको बताइए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दक्षेश को हम लोग जानते हैं सार्क के नाम से। किसके नाम से जानते हैं जी? सार्क के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। दक्षेश का जो है हम लोग किसके नाम से जानते हैं जी? सार्क के नाम से जानते हैं। और सार्क का मतलब जो होता है, ध्यान रखिएगा, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। हम इसको हम यहाँ पे कहाँ लिख देते जी? यहाँ पे लिख देते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है। SAARC सार्क होता है, ध्यान रखिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है द साउथ एशियन एसोसिएशन, ठीक है, फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इस सार्क जो है पूरा फुल फॉर्म होता है। इस सार्क में ध्यान रखिएगा, इस सार्क का जो स्थापना हुआ था, सार्क का स्थापना वो हुआ था 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। सार्क का स्थापना कब हुआ था जी? 8 दिसंबर 1985 को हुआ था, ठीक है। और ये जो है ध्यान रखिए, नेपाल में इसका जो है मुख्यालय है। इसका कहाँ मुख्यालय है? सार्क का मुख्यालय नेपाल में है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे मुख्यालय है? नेपाल में है। और दक्षेश यानी कि सार्क का जो है सदस्य भारत है। दक्षेश यानी कि सार्क का सदस्य क्या है जी? भारत है। यहाँ पे देखिए G15, इसको हम लोग ग्रुप ऑफ 15 भी बोलते हैं, यानी कि इसमें 15 को देश है। कौ देश है जी? 15 को देश है। इन 15 देश में भारत भी शामिल है, ठीक है। ये 15 देश में क्या है जी? भारत भी शामिल है। अभी कौन कौन से देश होते हैं इसका हम लोग यहाँ पे चर्चा करने की जरूरत नहीं है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप लोग समझिए, दक्षेश यानी कि सार्क के सदस्य भारत है। इसका स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था, ध्यान रखिए। और इसका मुख्यालय कहाँ पे जी? नेपाल में है, ध्यान रखिए। इसका मुख्यालय कहाँ पे जी? नेपाल में है, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे G15 यानी कि ग्रुप ऑफ 15 यानी कि 15 देशों का ये समूह है, और इस 15 देशों में भारत भी शामिल है, ठीक है। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये जो है इसमें 149 को देश आपकी किताब के अनुसार से जुड़े हुए हैं, ध्यान रखिएगा। और 149 को देश में भारत भी शामिल है, लेकिन किस में शामिल नहीं है जी? ओपेक में शामिल नहीं है, क्योंकि ओपेक का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी कि जो कंट्री क्या करता है जी?
जी पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करता है वो इसका सदस्य होता है, ध्यान रखिए। तो भारत जो है इसका सदस्य नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि 16 नंबर का जो है सदस्य माने कि 16 नंबर का जो आंसर यानी कि विकल्प जो है बी बिल्कुल सत्य है, सही है। ठीक है, तो यहाँ पे सत्य के मार्ग पे चलते हुए हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन तक ले पहुंच जाते हैं। और क्या कहता है 17 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा बताइएगा क्या हमें, यानी पढ़िए ना। कह रहा है अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है। यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार से संबंधित जितना भी नियम है उसको कौन निर्धारित करता है। तो आप सभी लोग जानते हैं, जा नहीं दिया ऑप्शन, WTO होता है जी। क्या होता है जी, WTO। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये WTO जो है, ध्यान रखिएगा, WTO ये जो है WTO करें, WTO जो होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये व्यापार से संबंधित जितने भी नियम होते हैं विदेशों में, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, जैसे भारत चाइना ये सब के बीच में अगर संबंध स्थापित कर रहा है, ध्यान रखिए व्यापार के मामले में, तो कौन कर रहा है जी, ये WTO कर रहा है और यही व्यापार संबंधी नियमों को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये देखिए IMF जो है, ध्यान रखिएगा IMF ये होता है, इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड होता है, ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड होता है, INT ध्यान रखिएगा ERNATIONAL इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड होता है, ध्यान रखिएगा मॉनिटरी फंड। ठीक है, और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान रखिएगा एक वित्तीय संस्था है। वित्तीय संस्था उसको हम लोग बोलते हैं जो कि लोन प्रोवाइड करता है। तो क्या आपको ये लोन देगा? नहीं, ये अलग अलग देशों को जो है लोन प्रोवाइड करता है, यानी कि ऋण देता है या फिर ऐसे समझिए कि कर्ज देता है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है IMF है, ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड होता है। और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक वित्तीय संस्था है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर समझते हैं विश्व बैंक। विश्व बैंक जो है, ध्यान रखिएगा विश्व बैंक यानी कि इसको हम लोग वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। और इसके जो सदस्य होते हैं, ध्यान रखिएगा उनको, विश्व बैंक के जो भी सदस्य देश होते हैं उनको आर्थिक रूप से ये सहायता प्रदान करता है। ये एक टाइप का बैंक ही है, ध्यान रखिएगा, जो कि आपका खाता इसमें नहीं खुलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आपका खाता स्टेट बैंक वगैरह में खुलेगा, ये सब बैंक में आपका खाता नहीं खुलेगा। ये जो है क्या करता है जी, इसके जितने भी सदस्य देश हैं उनको आर्थिक रूप से ये सहायता प्रदान करता है, यानी कि ये भी आपको माने कि ये भी जो है सदस्य देशों को वित्त प्रदान करने का सुविधा देता है। ठीक है, और यूएनओ जो होता है, ध्यान रखिए ये सभी आप लोग जानते हैं। यूएनओ का मतलब जो है क्या होता है, यूएनओ में एविका जी एगो संगठन है, ध्यान रखिए कुछ देशों का। ठीक है, यूएनओ ध्यान रखिए ये यूएनओ। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा ऐसा कमेंट कीजिए तो यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है, यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग यहाँ पे कमेंट करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा बताइए जल्दी से कमेंट करके, हम इसका भी आंसर बताएंगे, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। लेकिन पहले ये बताइए WTO का जो है स्थापना कब हुआ था, और साथ में यूएनओ का माने कि यूएनओ का जो है फुल फॉर्म क्या होगा। ये दोनों बातों को जो है जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, आंसर का डिस्कशन करेंगे, टेंशन मत लीजिए। यहाँ आप देखिए 18 नंबर क्या कर जी, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वैश्वीकरण के जो है मुख्य 5 अंग है। कितने अंग है जी, 5 गो अंग है। लेकिन इसमें से किसी भी ऑप्शन में दिया ही नहीं है। अगर दिया ही नहीं है तो फिर किसे टिक आउट करें। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे जी, इससे तनी से वो कम दिया है यहाँ पे 4 ऑप्शन, तो इसको हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पे भी 5 दिया होता तो हम लोग 5 को ही टिक आउट करते हैं, 4 को टिक आउट नहीं करते। ठीक है, ध्यान रखिए। तो वैश्वीकरण का मुख्य अंग कितने हैं जी, 5 है। और ये 5 का नाम हम आप लोग बताते हैं ताकि आप जो है कंफ्यूज ना हो। ठीक है, जो पहला है, ध्यान रखिएगा, जो पहला यानी कि अंग है, ध्यान रखिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं व्यवसाय। ठीक है, व्यवसाय और व्यापार संबंधी अवरोधों की कमी। ठीक है, ये पहला जो है अंग होता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा अंग होता है पूंजी का निर्बाध प्रवाह। ठीक है, दूसरा क्या होता है जी, पूंजी का निर्बाध प्रवाह होता है। तीसरा जो होता है प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह। ठीक है, प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा बढ़िया से। उसका जो है चौथा होता है, ध्यान रखिएगा, चौथा श्रम का निर्बाध प्रवाह। ठीक है, ध्यान रखिएगा निर्बाध प्रवाह। ठीक है, इस तरह से आप लोग को याद रखना है। 5वां नंबर जो होगा पूंजी का पूर्ण परिवर्तनशीलता। ठीक है, तो आप लोग जो है इन 5 को याद रखिएगा
क्योंकि वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंग होते हैं और ये पांचों अंग यही है। सब्जेक्टिव में इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बस पांचों का नाम यहाँ पे याद रख लीजिए। और अगर ऑप्शन में 5 दिया रहे तो ये 5 ही टिक आउट कीजिएगा, 4 टिक आउट मत कीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे जो है 5 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया था, इसलिए हमें 4 यहाँ पे टिक आउट करना पड़ा, एगो कम यहाँ पे कर दिया, दूसरा कुछ नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे 18 नंबर तक आपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से समझा होगा। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। और याद है यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन में हम आप लोग का बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा, कि बहुराष्ट्रीय कंपनी इसमें से कौन नहीं है, इसके बारे में आप लोग को चुनना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर बहुराष्ट्रीय कंपनी के हिसाब से मैंने कि देखिएगा, जब बहुराष्ट्रीय कंपनी का परिभाषा आप लोग देखिए किताब में, तो परिभाषा क्या लिखा है जी, कि वैसी कंपनी, ध्यान रखिएगा, वैसी कंपनी जो 2 या अधिक देशों में अपना व्यापार करती है, वैसी कंपनी जो 2 या अधिक देशों में क्या करती है जी, व्यापार करती है, तो उन कंपनी को हम लोग बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी, यानी कि MNC बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग यहाँ पे समझ चुके हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है वो 2 या अधिक देशों में व्यापार अपना करती है, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जो फोर्ड्स मोटर्स है, ठीक है, सैमसंग है, कोका कोला है, इस बहुराष्ट्रीय कंपनी का उदाहरण, यानी कि ये 2 या 2 से अधिक देशों में व्यापार अपना करती है। लेकिन पार्ले जो है, ये जो है 2 या अधिक देशों में अपना व्यापार नहीं करती है, ध्यान रखिए। इवन मेरे ख्याल से पार्ले जो है किसी टाइप का कंपनी है भी नहीं, ठीक है। पार्ले जो है मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे लग रहा है कि पार्ले नाम की कोई कंपनी नहीं, इसका कोई पेरेंट कंपनी अलग से है, यानी कोई अलग से जो है इसका कंपनी है, ध्यान रखिए, पेरेंट कंपनी जो है उसके अंतर्गत ये पार्ले ग्रुप एगो आता होगा, मेरे ख्याल से जहां तक उम्मीद है, ठीक है। तो ये पार्ले जो है ये बहुराष्ट्रीय कंपनी के अंतर्गत नहीं आता है और इसका जिक्र जो है किताब के एग्जाम्पल में भी नहीं किया है, ठीक है। तीनों के एग्जाम्पल का कंपनी किया है जिक्र, फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, ठीक है, ध्यान रखिए, ये तीनों का जो है जिक्र किया है, लेकिन पार्ले का जो है जिक्र नहीं किया। तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, ठीक है। देखिए जैसे आईफोन यानी कि एप्पल जो कंपनी रखिए, एप्पल जो कंपनी है वो 1 से अधिक देश, 2 से अधिक देशों में व्यापार करती है, तो वो बहुराष्ट्रीय कंपनी हो गई, ठीक है, रखिए। आज के डेट में टेस्ला भी है, टेस्ला जो है अपने एक ही देश में नहीं, मैंने कहा जी अलग अलग देशों में व्यापार करती है, तो वो भी क्या हुआ जी, बहुराष्ट्रीय कंपनी हुई, ठीक है। इस बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आते हैं 20 नंबर सवाल पे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी, यानी कि यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार संबंधी जितना भी नियम है इसको निर्धारित करने वाली संस्था कौन है, तो आपको हमने बताया है कौन जी, WTO है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। WTO जो है यही व्यापार संबंधी नियमों को जो है निर्धारित करती है इंटरनेशनल लेवल पर, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। 21 नंबर सवाल देख लेते हैं, निम्नांकित में कौन व्यापार अवरोधक है, ठीक है, निम्नांकित में कौन व्यापार अवरोधक है, यानी कि कौन है जी, यहाँ पे आप लोग जानते हैं आयात कर, निर्यात कर, दोनों का दोनों क्या है जी, व्यापार अवरोधक के रूप में काम करते हैं, यानी 21 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा जी, सही आंसर आप लोग का हो जाएगा कौन जी, ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 22 सवाल देख लेते हैं, जनसंख्या के वितरण के आधार पर वंचित परिवार की प्रतिशतता कितना है, ठीक है। तो जनसंख्या के वितरण का अगर आधार देखा जाए, ठीक है, यानी कितना कितना मात्रा में जनसंख्या अगर वितरण हुआ है, यानी कि कहां कहां कितना कितना जनसंख्या है, इसको अगर देखा जाए, ठीक है, तो जो वंचित परिवार है, वंचित परिवार, ठीक है, ये आर्थिक रूप से वंचित हो जाना रखिएगा, और ये वंचित परिवार की जो प्रतिशतता है वो कितना है जी, तो ये जो डाटा है 2007-06 के आसपास का डाटा ध्यान रखिएगा, और उस समय के डाटा के अनुसार जो है 51.3% जो परिवार है वो वंचित परिवार है, ठीक है। कौन सा परिवार है जी, वंचित परिवार है, वो कितना जी, 51.3% के आसपास, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कितना जी, 51.3% के आसपास, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे 23 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 23 नंबर सवाल क्या कर रहा है जी, यहाँ पे 23 नंबर जो सवाल कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो क्या कर रहा है जी, यहाँ पे वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है, यानी कि बिहार में देखिए वैश्वीकरण भारत में हुआ था 1991 में, उससे 1991 में जो मिला था हुआ था वैश्वीकरण भारत का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उससे क्या जी, यहाँ पे बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है, तो इससे पर्यटन उद्योग का जो है क्या जी, यहाँ पे प्रोत्साहन मिला हुआ है, यानी कि यहाँ पे पर्यटन उद्योग जो है ध्यान रखिएगा, इसका प्रोत्साहन जो है मिला हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है क्यों मिला है, तो देखिए बिहार का जो है औद्योगिक विकास है, आधारभूत संरचना का जो विकास हुआ है, ठीक है, उसके वजह से जो है पर्यटन उद्योग में जो है यानी कि मैंने क्या चीज प्रोत्साहन इसको मिला हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वैश्वीकरण से आधारभूत संरचना बिहार की धीरे धीरे मजबूत हुई है, ठीक है। अब ये नहीं कहेंगे एकदम अच्छे लेवल के
मजबूत हुई है, या फिर क्या चीज मिड रेंज में भी नहीं कहेंगे, एवरेज से भी कम कहेंगे कि बिहार का जो है क्या चीज आज के डेट में आधारभूत संरचना कुछ तो मजबूत है। ठीक है, पहले के अपेक्षाकृत कुछ तो मजबूत है आज के डेट में। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 24 नंबर सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न देशों के बीच वृद्धि हुई है। ठीक है, यानी माने कि जो अलग अलग देश है उनके बीच में वृद्धि क्या चीज का हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आयात में वृद्धि हुआ है और निर्यात में भी वृद्धि हुआ है। किसके कारण जी? वैश्वीकरण कारण, क्योंकि ये वैश्वीकरण क्या करता है जी? व्यापार से, माने कि व्यापार से संबंधित जो है एक देश को दूसरे देश को जोड़ता है, एक देश से दूसरे देश को जोड़ता है कि आप हमारे देश में व्यापार कर सकते हैं और हम आपके देश में व्यापार कर सकते हैं। तो आयात में भी और निर्यात में भी। आयात किसको बोलते हैं? जब हम लोग मंगवाते हैं कोई सामान को, मंगवाते हैं विदेशों से कोई सामान यहाँ पे माने भारत में आए, ठीक है, तो आयात होगा। और निर्यात मतलब भारत से सामान अगर विदेशों में जाते हैं यहाँ पे निर्यात हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए और बी दोनों का दोनों सही है, तो इसलिए ऑप्शन हम लोग को सी टिक आउट करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, कि क्योंकि आयात में भी और निर्यात में भी दोनों में वृद्धि हुई है वैश्वीकरण के कारण। ठीक है, यहाँ पे 25 नंबर सवाल को समझते हैं थोड़ा सा बढ़िया से। 25 नंबर सवाल क्या कर रहा है जी? तो यहाँ पे देखिए, राज्य नियंत्रित उद्योग को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो राज्य नियंत्रित उद्योग जो है उसको कौन से नाम से संबोधित करेंगे, ध्यान रखिए। तो उसको हम लोग संबोधित करते हैं यहाँ पे सार्वजनिक उपक्रम से भी, लोक उपक्रम से भी और राजकीय उपक्रम से भी, उपक्रम से जो है संबोधित करते हैं, यानी कि पुकारते हैं, ध्यान रखिए। तो यानी कि उपयुक्त जो है सभी हो जाएगा। ठीक है, राज्य नियंत्रित उद्योग मतलब कि जो जिसको वह उद्योग जिसको राज्य नियंत्रित करता है, ध्यान रखिए, उसको हम लोग राज्य नियंत्रित उद्योग के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। तो इसको जो है संबोधित करने का जो है ये 3 गो नाम यहाँ पे वो आप लोग ध्यान रखिए, सार्वजनिक उपक्रम, लोक उपक्रम, राजकीय उपक्रम। ठीक है, सार्वजनिक उपक्रम भी लिखा होता है, लोक उपक्रम भी लिखा होता है, राजकीय उपक्रम भी लिखा होता है, और तीनों का जो मतलब होता है वो राज्य नियंत्रित उद्योग से ही होता है, ध्यान रखिए। ठीक है, यानी कि अगर जहां भी ये तीनों शब्द दिखाई दे समझिए कि उसको राज्य नियंत्रित कर रहा है। वैसे उद्योग को कौन नियंत्रित कर रहा है जी? राज्य नियंत्रित कर रहा है। ठीक है, वहां की राज्य जिस भी स्टेट में वो मौजूद है, तो वहां की स्टेट यानी कि जो सरकार होती है, ध्यान रखिए, स्टेट लेवल पर जो सरकार होती है वो नियंत्रित करती है। अब आप देखते हैं 26 नंबर, कह रहा है कि भारत में राज्य नियंत्रित उद्योग के उदाहरण कौन है? तो भारत में जो है राज्य नियंत्रित उद्योग के उदाहरण कौन है, ध्यान रखिएगा, यानी कि जो इसको सरकार नियंत्रित करती है वैसे उद्योग कौन कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये डाक तार विभाग भी सरकार नियंत्रित करती है, रेलवे को भी सरकार नियंत्रित करती है, और सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी वाला जो है उद्योग है। ठीक है, उद्योग इसको क्यों कह रहा है मुझे नहीं पता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इसको भी कौन नियंत्रित करती है जी? यहाँ पे सरकार ही नियंत्रित करती है, इसलिए ये सभी जो है इसका ऑप्शन के सही हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 27वां सवाल देख लेते हैं, निम्नांकित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? यानी कि इसमें से कौन जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो फोर्ड मोटर्स भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, कोका कोला भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, और यहाँ पे नोकिया भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ये आप लोग एग्जांपल में देखा होगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी का जो एग्जांपल है, उदाहरण दिया है किताब में उसके अनुसार से। और ये सब वास्तव में कंपनी जो है 2 से अधिक देशों में बिकती है। जैसे कोका कोला जो है भारत में भी मिलता है, ध्यान रखिए, क्योंकि भारतीय कंपनी नहीं है। नोकिया भारत में मिलता है, भारतीय नोकिया जो है भारतीय कंपनी है ही नहीं। ठीक है, ध्यान रखिए। ये सब जो कंपनियां हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों की श्रेणी में आएंगी। तो यहाँ पे इनमें से सभी यानी कि ये सभी जो ऑप्शन को आप लोग टिक आउट करेंगे, तो ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 28 नंबर सवाल को देख लेते हैं। कह रहा है कि ग्राहक देखभाल सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ग्राहक देखभाल सेवा के लिए, ठीक है, यानी कस्टमर को देखभाल जो करना है उसके लिए जो है सेवा दिया जाता है, ध्यान रखिए, उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए जो है हम लोग कॉल सेंटर का प्रयोग करते हैं, यानी कि यही जो मान चले कि एयरटेल कंपनी है तो आप लोग कॉल करते हैं, या फिर भविष्य में अगर मान चले कि मेरा भी एक एप्लीकेशन लॉन्च होता है और उस एप्लीकेशन में कोई भी समस्या होता है, या फिर आप जो है कोई भी माने कि फ्री में कोर्स परचेज करते हैं या फिर कुछ रुपया देकर परचेज करते हैं, तो उसमें अगर कोई भी इशू आती है तो आपके लिए एक नंबर उपलब्ध हम कराएंगे, और उस नंबर पे आप लोग कॉल कीजिएगा तो आपको उस समस्या का समाधान देखने को मिलेगा। हमसे भले बात हो या ना हो, लेकिन हमारे पास एक टीम होगा उस समय, जिस समय क्या होगा जी, आप लोग कॉल करेंगे तो आपके समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि ग्राहक, देखिए अगर आप मेरा कोर्स खरीदते हैं तो आप मेरे कस्टमर हुए एक तरह से, समझिएगा ध्यान से। हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो आप जो है उस समय मेरे क्या होंगे जी, कस्टमर होंगे। अगर मेरे उस समय कस्टमर आप होंगे, ठीक है, तो आपको जो है सेवा करना या फिर देखभाल करना वो हमारा जिम्मेदारी होगा, और उस जिम्मेदारी के लिए हम एक कॉल सेंटर को जो है उपलब्ध रखेंगे, जहां पे क्या होगा जी, आप कॉल करेंगे और आपकी सारी समस्याओं को जो है समाधान की जाएगी वहीं से। ठीक है, तो आपकी जो है समस्याएं
वहां पे समाधान करने के लिए जो है यानी कि देखभाल करने के लिए एक कॉल सेंटर का उपयोग किया जाता है। ये आप लोग इसलिए 28 नंबर का कीजिएगा जी, ऑप्शन सी जो है आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और यही कॉल सेंटर पर आप लोग कौन बहुत गाली वाली देते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे भी कोई ना कोई जॉब करता है, तो ऐसा काम मत कीजिएगा क्योंकि वो सभी परेशान रहते हैं। हालांकि उन लोग का मजबूरी है माने कॉल सेंटर पर काम करना। क्यों मजबूरी है? क्योंकि पैसा चाहिए ना किसी माध्यम से, तो उन लोगों को बोलने का टेक्निक होता है, वो लोग ट्रेनिंग लिए रहते हैं, तो लोग कॉल सेंटर पर बैठते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग बोलने वाले का ट्रेनिंग ले लेंगे, ठीक है, तो आप लोग को भी ऐसा जॉब मिल सकता है। अब मुझे पता है कि आप लोग जॉब ऐसा करना नहीं चाहेंगे, लेकिन फिर भी अगर मजबूरी आपको मिलता है कि नहीं अब यही एक जॉब खाली है, तो आप वहां पे जॉब कर सकते हैं और करना वहां पे मजबूरी आपका बन जाएगा, ठीक है। तो कॉल सेंटर भी एक तरह से ध्यान रखिएगा, एक तरह से का ग्राहक का देखभाल करने के लिए ही ये सेवा देता है, यानी कि सेवा प्रदान करता है। यहाँ पे देखिए 29 नंबर सवाल कह रहा है कि पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व बना हुआ है। तो आर्थिक रूप से वर्चस्व यानी कि रुपया पैसा के मामले में वर्चस्व किसका बना हुआ है पूरे विश्व में? तो आप सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका जो है इस मामले में प्रसिद्ध है, ठीक है। अमेरिका का है जी इस मामले में प्रसिद्ध है। हालांकि भारत भी अब किसी देश से कम नहीं रहने वाला है, मुझे भी पता है और आप लोगों को भी पता है, क्योंकि भारत में जो है अधिकांश जनसंख्या जो है आज के रेट में आई है, ठीक है। जो जितने भी ग्रोथ हो रही है अधिकांश जनसंख्या वो सब कमाने वाली जनसंख्या है, यानी कि अगर कमाई होगी तो आप लोग जानबे करते हैं आप लोग उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो यार अर्थव्यवस्था को कौन आगे बढ़ने से रोक देगा? कोई भी नेता हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी नेता इसको रोक नहीं सकता, इस बारे में ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग के पास जो है एक शिक्षित वर्ग की जरूरत है और वो शिक्षित वर्ग जो है उत्पादन करेगा, चाहे वस्तु का हो या सेवा का हो। तो फिर अमेरिका वाला शब्द को हटा करके यहाँ पे भारत शब्द को जोड़ा जाएगा और फिर हम उस समय पढ़ाएंगे कि यहाँ पे आर्थिक वर्चस्व जो है भारत देश का है, ठीक है। फिलहाल में मजबूरी है अमेरिका देश यहाँ पे बताना, लेकिन भारत देश जल्दी ही बताने का प्रयास करेंगे। तो क्या आप लोग मेरे साथ है? आप लोग भी प्रोडक्शन करेंगे, कहने का मतलब उत्पादन करेंगे, चाहे वस्तु का हो या फिर सेवा का हो? नीचे जरूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि भारत को जो है दुनिया का नंबर 1 इकोनॉमी बनाना ये हर एक भारतीय का जो है कर्तव्य होना चाहिए, धर्म होना चाहिए। आप लोग की बात पता होना चाहिए, क्योंकि इससे आपको ही फायदा होगा। अगर भारत दुनिया का नंबर 1 इकोनॉमी बनेगा तो भारत देश के जितने भी नागरिक हैं उन्हीं लोगों को फायदा होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग मेरे बातों को समझे होंगे। नहीं समझे होंगे तो टेंशन मत लीजिए, आप लोग को हम समझाएंगे ना, समझाएंगे। सब्जेक्टिव वाला इंतजार कीजिए वीडियो का। देखिए यहाँ पे पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड, ठीक है, जो थम्स अप ब्रांड है रखिए, इसको इसका स्पेलिंग जो है इसमें बी नहीं होता रखिए, इसको थम्स अप ऐसे लिखा होता है रखिए। इसमें अंगूठा होता है और अंगूठा वाला जो मुट्ठी होता है ना रखिए, अंगूठा का जो मुट्ठी होता है रखिए, उस मुट्ठी पर लिखा होता है थम्स अप लिखा होता है रखिए। वो वाला जो ब्रांड है एक कौन से बहुराष्ट्रीय कंपनी ने है उसको खरीद लिया, ठीक है। यानी कि थम्स अप जो था इस ब्रांड को कौन से कंपनी ने खरीदा था ध्यान रखिए, तो ये जो है कोका कोला कंपनी ने ही खरीदा था, ठीक है ध्यान रखिए। और ये पेप्सी के मैंने कि विपक्ष में खड़ा करने के लिए थम्स अप जो है ब्रांड को पेप्सी के मैंने विपक्ष में खड़ा करना था, इसके लिए जो है परचेज किया था कोका कोला ने, ठीक है। यानी कि पूरा का पूरा कंपनी खरीद लिया कोका कोला ग्रुप, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और पता है ना कोका कोला को जो है घाटा कौन लगवाया था? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है ध्यान रखिएगा। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्या बोलते हैं उसको? रोनाल्डो, क्या बोलते हैं जी? रोनाल्डो, ठीक है। तो ये जो है 2 को बोतल हटा दिया वहां से, और दोनों बोतल को जैसे ही हटाया तो ऐसा ही क्या होगा जी, इस कंपनी को बहुत बड़ा झटका लगा। और इस मैंने कि ये जो मैंने फुटबॉलर है ध्यान रखिए क्रिस्टियानो, इसने कहा था ड्रिंक वाटर, ठीक है, यानी कि पानी पियो, इस कोका कोला को हटा दो, ठीक है। का पीने के लिए बोला जी, पानी पीने के लिए बोला, और इस कंपनी को अच्छा खासा घाटा लग गया था। तो समझ लीजिए इन्फ्लुएंसर्स का जो है बहुत ज़्यादा योगदान होता है एडवर्टीजमेंट में, ठीक है, प्रचार में। इस बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। हालांकि अभी फिलहाल याद रखिए काची जी, कोका कोला ने किसको खरीदा था? थम्स अप ब्रांड को खरीदा था। किसके लिए? तो पेप्सी के सामने खड़ा करने के लिए, क्योंकि पेप्सी एक अलग ब्रांड है, थम्स अप एक अलग ब्रांड था और कोका कोला एक अलग ब्रांड है, ठीक है। तो इस बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। 31 नंबर सवाल को देखते हैं। व्यापार अवरोधकों का उपयोग किया जाता है। तो व्यापार अवरोधक का उपयोग कब किया जाता है, चाहे किसके लिए किया जाता है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं, तो यहाँ पे पूछ रहा है किसके लिए किया जाता है व्यापार अवरोधक का प्रयोग, ठीक है। तो व्यापार अवरोधक का जो प्रयोग होता है देखिएगा, वो आयात की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, विकास की मात्रा के लिए नहीं किया जाता है, आयात की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। किसका जी? व्यापार अवरोधक का उपयोग, ठीक है।
यहाँ पे निर्यात भी देता तो ऑप्शन सही हो जाता जी। तो यहाँ पे आयात निर्यात दोनों की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए हम लोग व्यापार अवरोधक का यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो यहाँ से अगर देखें तो निर्यात नहीं देते, इस ऑप्शन को हटाइए। यहाँ पे हम लोग विकास के लिए ही ऑप्शन टिक आउट करेंगे। विकास के लिए जो है क्या करते हैं जी, व्यापार अवरोधक का जो है उपयोग करते हैं। अगर इसमें निर्यात भी शब्द लगाया होता तो हम लोग इसको सही मान के चलते। ठीक है, यहाँ पे 31 का ऑप्शन ए ही रखिए, बिल्कुल सही आंसर है विकास के लिए। ठीक है, बिल्कुल कैसे कह सकते हैं जी, कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, लेकिन विकास के लिए यहाँ पे सही होगा क्योंकि यहाँ पे निर्यात शब्द नहीं दिया। निर्यात शब्द देता तो यहाँ पे आयात और निर्यात मात्रा कंट्रोल करने के लिए व्यापार अवरोधक का प्रयोग किया जाता है। ये बात हम लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं 32 नंबर सवाल, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो नई आर्थिक नीति में उदारीकरण को भी सम्मिलित किया गया है, निजीकरण को भी सम्मिलित किया है और वैश्वीकरण को भी सम्मिलित किया गया है। यानी कि यहाँ पे एल, पी और जी, लिबरलाइजेशन और क्या चीज, प्राइवेटाइजेशन और फिर ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों जो है यानी कि नीति को सम्मिलित किया गया है किसमें जी, नई आर्थिक नीति में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा, तीनों का तीनों हो जाएगा। तो 32 का हो जाएगा जी ऑप्शन डी, बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे अब 33 सवाल को देख लेते हैं। 33 सवाल जी, निम्नांकित में कौन सी संस्था वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई है। ठीक है, तो वैश्वीकरण का विस्तार करने के लिए कौन सा संस्था जो है ये सहायक हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि वही IMF के बारे में बात कर रहा है। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन WTO हो जाएगा। ध्यान रखिए, तो ये जो है ये तीनों का तीनों जो है वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक साबित हुआ है। यानी कि इनमें से सभी जो है यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग कितना सवाल पे जी, 34 नंबर सवाल पे। तो आप लोगों के सामने पेश करें 34 नंबर सवाल। तो देखिए क्या कहता है 34 नंबर सवाल, और देखिए क्या कह रहा है जी। 34 नंबर में कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा दूसरे देश में निवेश का सबसे सामान्य तरीका है। तो यहाँ पे देखिए, जो बहुराष्ट्रीय निगम होता है ये दूसरे देश में अगर निवेश कर रहा है, ध्यान रखिए, तो निवेश किस रूप में करता है, तो वहां के स्थानीय कंपनी को सीधे सीधे खरीद लेता है। ठीक है, ताकि उसका जो है उत्पादन बढ़ जाए। उत्पादन का हो जाए जी, बढ़ जाए। ध्यान रखिए, तो बस उत्पादन के विस्तार के लिए वहां के स्थानीय कंपनी को खरीद लेता है। क्योंकि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है ना जी, उसका पूंजी भर भर के होता है, पूंजी का तो कोई कमी होता ही नहीं है। ठीक है, और उस पूंजी का उपयोग करती है छोटे छोटे कंपनी को खरीदने में, और छोटे छोटे कंपनी को खरीद करके वहां पे अपना उत्पादन लेवल बढ़ा लेती है, और उत्पादन जितना ही बढ़ाती है उतना ही उसका सामान बिकता है, फिर वापस वो उतना ही पूंजी बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी और बड़ी होती जाती है। ध्यान रखिए, तो ये जो है स्थानीय कंपनी को खरीदने का जो है ज्यादातर काम करती है। बाकी भी काम करती है, ऐसा नहीं कि नहीं करती है, लेकिन सामान्य जो काम है वो माने कि स्थानीय कंपनी जो होती है वहां की उसको खरीद लेती है सीधे। ठीक है, अब हम देखते हैं 35 नंबर सवाल को। जैसे यहाँ पे थम्स अप को अभी मैंने बताया क्या चीज, कोका कोला ने खरीद लिया, तो ये सब जो है ऐसा ही काम करता है। ट्विटर को कौन खरीद लिया जी, एलन मस्क खरीद लिया। ये सब कंपनी को खरीदते रहता है। सब जितना भी बहुराष्ट्रीय कंपनी वाला सब है ना जी, ये सब पूंजी का मैंने भंडार रखा है, और ये सब कौन कंपनी को खरीदने का मैंने औकात रखता है। कहेगा चीज आप खड़ा हो जाएगा ना उसके सामने, तो कहेगा तोहरे को खरीद लें, तो अब बताइए क्या कीजिएगा उसके बारे में। ठीक है, आप लोग तो नहीं बिकेगा मुझे पता है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो सब औकात रखता है खरीदने का। यहाँ पे देखिए, वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी कि वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में कौन जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि वैश्वीकरण को बढ़ावा कौन दे रहा है, इसमें से कौन ऐसा कारक है जो कि वैश्वीकरण को ज्यादा बढ़ावा देने का काम कर रहा है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि IT सेक्टर वाला जो है ना, ध्यान रखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला सेक्टर। ठीक है, इस सेक्टर की वजह से वैश्वीकरण को जो है बहुत ज्यादा प्रोत्साहित हुआ है। ध्यान रखिए, वैश्वीकरण का वजह बहुत ज्यादा प्रोत्साहित हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 36 नंबर, वैश्वीकरण का अर्थ है। तो वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिए, वैश्वीकरण का जो अर्थ है वो व्यापार, पूंजी, ठीक है, व्यापार, पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, यानी कि जो भारत देश का जो अर्थव्यवस्था है उसको क्या करना जी, विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय स्थापित करना, यही वैश्वीकरण का यानी कि वैश्वीकरण होता है। ध्यान रखिए, और किन मामलों में समन्वय स्थापित करना है, तो व्यापार के मामले में, पूंजी के मामले में, तकनीक का हस्तांतरण यानी कि टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण यानी कि वहां का टेक्नोलॉजी यहाँ पे और यहाँ का टेक्नोलॉजी वहां पे। ठीक है, इस मामले में, या फिर सूचना का प्रवाह हो इस मामले में। इस मामले में क्या करता है जी, वैश्वीकरण जो है एक देश दूसरे देश के साथ समन्वय
स्थापित करता है। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। विदेशी पूंजी पर कभी भी यहाँ पे चाहे विनियोग पर जो है रोक नहीं लगाता है वैश्वीकरण, ध्यान रखिएगा, ये रोक नहीं लगाता है। ठीक है, अच्छा सरकारीकरण यानी कि सरकारीकरण का जो है, सरकारीकरण का मतलब जी प्राइवेट कंपनी उसको सरकार खरीद ले, ठीक है, इस प्रक्रिया को बढ़ावा भी नहीं देता है वैश्वीकरण, ध्यान रखिए। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है, इसको आप लोग टिक आउट करके रखिएगा। 37 नंबर सवाल को देख लेते हैं, बड़ी मस्त सवाल है। देखिए, भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई थी कितना में जी, 1991 में, यानी कि जुलाई 1991 में जो है भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी जो नया नीति रहेगा था, नवीन यानी कि नई नीति जो है आर्थिक नीति, ठीक है, वो अपनाई गई थी 1991 में। 37 का जो है आप लोग ऑप्शन सी बहुत बढ़िया से टिक आउट करके आगे बढ़ जाइएगा। अब देखिए, जो उस समय से सवाल यहाँ पे पूछ रहे थे ना, WTO का जो है स्थापना कब हुआ था, तो आप लोग याद रख लीजिए, अब 1995 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो उस समय से आपके लिए हम भावना बना रहे थे, यानी कि भूमिका बना रहे थे, तो वो उसका आंसर क्या है जी, 1995। हालांकि उसको भूमिका नहीं कहेंगे, कुछ और कहेंगे जी, कहा जाने क्या कहेंगे, हमको नहीं समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे 38 नंबर का जो ऑप्शन सी हो जाएगा। 1995 में WTO जो संगठन का स्थापना किया था। WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। भारत इसका सदस्य है, ठीक है, रखिए, भारत इसका क्या है जी, सदस्य है। 39वां सवाल देख लेते हैं, वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा क्या होगी जी, कम होगी कि बढ़ेगी, बताइए जल्दी से, कम होगी कि बढ़ेगी। दूगो देश में प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन, दूगो देश में कैसे जी, उत्पादकों के बीच में, यानी कि उत्पादन जो करते हैं उनके बीच में कंपटीशन बढ़ेगा कि घटेगा, तो आप लोग सर बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा जी, बढ़ जाएगा। इस बारे में ध्यान रखिए। जैसे भारत में देखिए मोबाइल वाला जो कंपनी है, देखिए कितना कंपटीशन बढ़ा हुआ है, एक से काल जो है सस्ता दाम पे फोन लॉन्च कर रहा है सब, ठीक है, एक से काल, माने कि सैमसंग भी अलग माने मूड में चल रहा है, माने कि देखिए रेडमी हो गया, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, ये सब जितना भी कंपनी है सब अलग मूड में चल रहा है सब, ध्यान रखिएगा। ये सब क्या कंपटीशन को बढ़ा दिया है, ये कौन सस्ता दाम पे सबसे ज्यादा स्पेसिफिकेशन दे देता है, ठीक है, बस यही तो माने कि प्रतिस्पर्धा है। उसके बाद कैमरा में माने कि कैमरा क्वालिटी में जो है माने कि कंपटीशन कर रहा है सब। उसके अलावा क्या चीज, डिजाइन में कंपटीशन कर रहा है, जैसे वो नथिंग को फोन आया, माने कि डिजाइन इतना ना बढ़िया बना दिया है कि लोग इसको डिजाइन की वजह से लोग खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ये सब जो है कंपटीशन शुरू होता है कब, जब वैश्वीकरण का नीति आएगा तभी तो। जैसे भारत में वैश्वीकरण का नीति आया हुआ है, तो देखिए सब विदेशी कंपनी है लेकिन भारत में व्यापार कर रही है ना जी, तो किसकी वजह से, वैश्वीकरण की वजह से। तो आपको बताइए फायदा है कि नहीं है। वहीं अगर जाते भारतीय मोबाइल खरीदने के लिए तो क्या होता है, ये थोड़ा सा ज्यादा दाम को पे करना पड़ता है कम स्पेसिफिकेशन के लिए। अब वहीं अगर क्या चीज विदेशी मोबाइल है, ठीक है, तो वहां पे जो है आप लोग देखने को मिलता है, हो सकता है कि सस्ता ही आपको मिल जाए। हालांकि हम भी स्वदेशी के माने कि साथ है, लेकिन फिर भी अगर उसका मुकाबला स्वदेशी कंपनी करे तो जरूर हम लोग खरीद पाएंगे, क्योंकि हम लोग गरीब वर्ग के माने कि लोग हैं, और गरीब वर्ग के लोग जो है जहाँ पे उनको बेनिफिट होता है वहीं पे वो निवेश करते हैं या फिर उपभोग करते हैं। इस बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो पूंजीपति है वो तो आईफोन है लेकर ना घूमेगा जी। आप लोग ऐसे कमेंट कीजिए कितने लोगों के पास आईफोन है, कमेंट कर सकते हैं क्या, आपके पास है क्या। आप लोग कहेंगे नहीं सर हमारे पास कहाँ से आईफोन, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 40 नंबर, सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है, ठीक है, यानी कि जो नया आर्थिक नीति है उसका अंग कौन है, ध्यान रखिए। तो उदारीकरण भी है, निजीकरण भी है, वैश्वीकरण भी है। जो नया आर्थिक नीति है इसका तीनों तो अंग है, LPG। तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर टिक आउट कर देंगे। 41 नंबर सवाल को देख लेते हैं, वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है, यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है कि वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होगा, ध्यान रखिए। इसका माने किसका लाभ होने का जो है संभावना ज्यादा है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे 41 नंबर का आप लोग का हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि कुशलता में भी वृद्धि हो रहा है, रोजगार का अवसर में वृद्धि हो रहा है, उत्पादकता में भी वृद्धि हो रहा है, यानी कि लोग यहाँ पे देखिए कुशल हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, क्योंकि कमाने का अवसर देता है वैश्वीकरण, अच्छा खासा जो है कमाई देता है, रोजगार का नया नया अवसर लाता है। अगर मान चले विदेशी निवेश भारत में आएगा, ठीक है, रखिए, तो इससे क्या होगा जी, रोजगार का अवसर में वृद्धि होगा ना। जैसे जैसे यहाँ पे कंपनी खुलेगा, फैक्ट्री वगैरह खुलेगा, सेवा नया नया आएगा, तो रोजगार तो क्रिएट होगा ना। ये किसके कारण हो रहा है, वैश्वीकरण के कारण हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे उत्पादकता में वृद्धि, तो उत्पादकता में वृद्धि हो रहा है, ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे उत्पादन भी बढ़ेगा। अगर वैश्वीकरण होगा तो हर एक देश अपना अपना उत्पादन जो है बढ़ाएगा, ताकि उस सामान को विदेशों में भी बेच पाए। इस बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उत्पादकता में भी वृद्धि होती है, तो ऑप्शन जो है डी बिल्कुल
परफेक्ट रहेगा। अब यहाँ पे सवाल पूछा है बबुआ, सवाल 42 नंबर सवाल कर रहा है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोग कहेंगे सर जेनेवा में है। और जेनेवा कहाँ है? तो आप लोग कहेंगे स्विट्जरलैंड का है जी, स्वीटर लिख लिए का जी, स्विट्जर होगा, स्विट्जरलैंड होगा, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है, जेनेवा। और जेनेवा कहाँ है जी? स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। 43 नंबर सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो नई आर्थिक नीति का अंग जो है कौन है जी? निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन यानी कि पी तो है ही, ठीक है, वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन यानी कि जी तो है ही, उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन यानी कि एल तो है ही। तो कौन नहीं है जी? राष्ट्रीयकरण यानी कि ऑप्शन जो है सी नहीं होगा, क्योंकि एल पी जी तो यहाँ पे आर्थिक नीति का अंग है, हाई राष्ट्रीयकरण आर्थिक नीति का अंग नहीं है। यहाँ पे समझते हैं 44 नंबर, सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो आपको पता है कि नियंत्रण और प्रतिबंध को हटाएंगे तो क्या कहेंगे उसको? उदारीकरण। क्या कहेंगे जी? उदारीकरण, नॉट कुदारीकरण, ठीक है, उदारीकरण, उदारीकरण, ठीक है। तो 44 का जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 45 नंबर पे आ जाते हैं, कह रहा है कि निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? ठीक है, तो इसमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कंपनी है? तो यहाँ पे इन्फोसिस है। और समझिए कि बहुराष्ट्रीय कंपनी है, एक बहुत बड़का स्तर का जो है कंपनी है, ध्यान रखिएगा। भारत में हमको लगता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी में माने कि बहुत आगे है, बहुत आगे है, ध्यान रखिएगा। और ये किससे जुड़ा है? ध्यान रखिएगा, आईटी सेक्टर से जुड़ा है। कौन सेक्टर से जुड़ा है जी? आईटी सेक्टर से, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ है इन्फोसिस, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है बेंगलोर में। कहाँ पे जी? बेंगलोर, ठीक है, बेंगलोर की बेंगलोर ऐसे ही बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका मुख्यालय इन्फोसिस का। अच्छा, इन्फोसिस का स्पेलिंग ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, INFOSYS होता है, ठीक है, इन्फोसिस, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। 45 का क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो क्या आप लोग तैयार हैं अगले पेज के लेने की 46 नंबर क्वेश्चन के लिए? आप लोग कहेंगे जी सर बिल्कुल तैयार है, मात्र 2 ही को क्वेश्चन है, पढ़ के जाइए, छोड़ के मत जाइए। देखिए यहाँ पे 46 नंबर सवाल देख लेते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है? ठीक है, तो यहाँ पे सर्वाधिक लाभ किसको मिला है जी? प्रत्यक्ष जो विदेशी निवेश है, यानी कि जो डायरेक्ट जो विदेशी निवेश होता है, तो उसमें से यानी कि सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिलता है? तो जो विनिर्माण वाला क्षेत्र होता है ना जी, ध्यान रखिए, विनिर्माण वाला जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में जो है सबसे ज्यादा लाभ देखने को मिलता है। कृषि क्षेत्र में जो है ये विदेशी निवेश जो है ज्यादातर बहुत कम होता है, ठीक है, ये बहुत कम इसमें निवेश होता है। औद्योगिक क्षेत्र में भी निवेश थोड़ा बहुत होता है, ध्यान रखिए। सेवा क्षेत्र में भी निवेश होता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन विनिर्माण वाला क्षेत्र में गजब का निवेश होता है, ठीक है। अच्छा, इस सबसे जो है अलग है क्या विनिर्माण? थोड़ा सा कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि सब्जेक्टिव में इसका डिस्कशन करने वाले हैं बढ़िया से, ठीक है। सबका क्षेत्र का जो है डिस्कशन करेंगे सब्जेक्टिव में, तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट कीजिए कि क्या है तीनों से जो है विनिर्माण क्षेत्र अलग है। थोड़ा सा कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग किताब कितना पढ़े हैं, ये जानना मेरा जरूरी है, तभी तो उस लेवल से समझाएंगे आपको। हम जानेंगे कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, तभी तो उसको अच्छे ढंग से सब्जेक्टिव में फिर समझाएंगे, यानी कि मेकअप कर देंगे आपका। मेकअप करने का मतलब लिपाई पोताई नहीं, चेहरा पर लिपाई पोताई नहीं, कहने का मतलब आपके बौद्धिक स्तर पे जो है पूरा का पूरा मेंटेन कर देंगे। जो जो चीज आपको नहीं पता होंगी ना, वो सारे के सारे चीजें बताने का प्रयास हम जरूर करेंगे, ठीक है। इसलिए कमेंट करके जरूर बताइए आप लोग कि क्या अलग है या एक ही है, ठीक है। यहाँ पर समझते हैं 47 नंबर, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया है? ठीक है, यानी कि वैश्वीकरण का जो निगेटिव इफेक्ट होता है, यानी कि नकारात्मक जो प्रभाव होता है, इसमें से कौन से क्षेत्र में देखने को मिला है? ऑप्शन ए में या बी में या फिर सी में या फिर डी में, यानी कि उद्योग में। तो आप लोग सर यहाँ पे ऑप्शन ए में जो है नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में, यानी ग्रामीण इलाका जो है वैश्वीकरण के लाभ से जो है, मैंने कहा जी यहाँ वैश्वीकरण का लाभ नहीं उठा पाया है। जो ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पे कृषि वगैरह भी होता है, ध्यान रखिएगा, ये क्षेत्र जो ध्यान रखिएगा, ये वैश्वीकरण का कोई भी खास लाभ ले नहीं पाया है, इसका नकारात्मक प्रभाव ही देखने को मिला है। तो 47 नंबर का जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो क्या आप लोग 7वां चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं? आप लोग कहेंगे जी सर हम बिल्कुल पढ़ना चाहते हैं।
तो आइए ना प्लेलिस्ट में, आपके लिए जो है हमने 7वां चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है, आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा, तब पूरा का पूरा आपको इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसके पहले का जो चैप्टर है 5वें चैप्टर तक है, तो वो भी प्लेलिस्ट में ही आपको मिल जाएगा, एकदम लाइन से मिलेगा। आप लोग जरूर देखने का प्रयास करें, जरूर पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि जितना पढ़िएगा उतना ही आपका मार्क्स जो है बेहतर आते जाएगा। ओके, मिलते हैं प्लेलिस्ट में, जल्दी से आइए, जल्दी से, एकदम जल्दी से, फटाफट फटाफट जल्दी आ जाइए।